हेलो गाइस, मैं महेंद्र सिंह चौहान लक्ष्य फोर्स एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। जीके इतिहास की हमारी सीरीज चल रही है साथियों। प्राचीन इतिहास में मैंने आपके शुरुआत के 3-4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और आज जो यहाँ शुरुआत करने वाला हूँ वो है आपके इतिहास की। और इतिहास में जो हमारा चलने वाला है साथियों कि इसको जो है कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है साथियों। और इसी के साथ आद्य ऐतिहासिक काल भी आपको हो सकता है कि इसी वीडियो में मिल जाए। और दूसरा एक अगला वीडियो आएगा जिसमें आपके दोनों भाग पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आपको सारी चीज़ें सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी साथियों। मेरे जितने भी आप चैनल पर वीडियोज़ देखेंगे उनमें आपको किसी में भी अधूरी जानकारी नहीं मिलेगी। अगर मैं समझाता भी हूँ तो साथ में उसको यहाँ पर अगर नोट्स लाता हूँ तो उसको समझाता भी हूँ, ठीक है साथियों। चलिए तो आगे बने रहिए आप। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास की। तो भारतीय इतिहास की यदि मैं बात करूँ तो भारतीय इतिहास को जो है यहाँ पर 3 तरह से हम लोग बांटते हैं। पहला आपको दे रखा है प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी बोला जाता है, और पाषाण यानी कि होते हैं पत्थर। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है साथियों। अब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन से काल आते हैं तो ये आपको देखना है। तो यहाँ एक तो पूरा पाषाण काल आता है, एक मध्य पाषाण काल आता है और तीसरा आपका नव पाषाण काल आता है साथियों। अगला आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल को जो है 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, और ये दोनों ही मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल की यदि बात करें तो ऐतिहासिक काल से पहले एक नज़र हम इस पर डाल लें कि वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है साथियों। तो एक है आपका ऋग्वैदिक काल यानी इससे पूर्व की सभ्यता, और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। क्लियर है। चलिए अब देखिए ऐतिहासिक काल की यदि मैं बात करूं यहाँ से कि ऐतिहासिक काल की यदि मैं यहाँ से बात करूं साथियों, तो ऐतिहासिक काल को जो है यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया है तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो ऐतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन इतिहास का जो समय है 600 ईसा पूर्व से 712 है, मध्यकालीन का 712 ईसा पूर्व से 1707 है और आधुनिक का 1707 से लेकर 1947 तक का है साथियों। यहाँ से आपकी बात आती है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है, देखिए चलिए इसको देखिए साथियों आप। प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा गया है यहाँ पर देखिए आप। देखिए चीज़ों को धीरे धीरे से आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो आएगा आपका महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन का समय। तो ये सारी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आने वाली हैं, ठीक है साथियों। उसी के साथ यदि आप इसको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बाद, तो यहाँ जो आपको तमाम चीज़ें दे रखी हैं क्या क्या, जैसे दक्षिण भारत के राजवंश भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं साथियों, ये दिल्ली सल्तनत, तो ये सारे के सारे मध्यकालीन इतिहास का भाग है। उत्तर मध्यकालीन इतिहास और ये कौन सा है? पूर्व मध्यकालीन इतिहास है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मैंने आपको इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पर बता दिया है कि कौन कौन से जो इतिहास है उसको किस भागों में बांटा गया है, ठीक है साथियों, और किन किन भाग के अंतर्गत कौन सा भाग आता है। ये पूरा आप एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है साथियों। चलिए देखिए साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला आपको दे रखा है यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री भी बोला जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है, उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था, लेकिन जब लिखाई का आविष्कार ना होने के कारण उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। यानी कि उस समय मानव तो थे लेकिन वहाँ पर जो है लिखित साक्ष्य हमें ऐसा कोई प्राप्त नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि हमें पढ़ चुके हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो पहला है पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है आपका लोह युग साथियों, ठीक है। याद रखना है आपको कि प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें मानव तो था लेकिन ऐसा कोई लिखित साक्ष्य नहीं था जिसे पढ़ा जा सके, ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है। अगला है, इसमें देखो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि दे रखा है पाषाण युग किसे कहते हैं? तो वह युग जब औजार व हथियार केवल पत्थर के ही बनते थे, यानी इन्हें अगर कोई शिकार करना था या कोई ऐसी चीज़ करनी थी तो वो औजार का ही से बनाते थे, पत्थर से बनाते थे साथियों, याद रखना। पाषाण युग यानी पत्थर का काल। कांस्य युग जब औजार व हथियार कांसे के बने होते थे साथियों, और कांसा किसे कहते हैं ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, बाकी और आप देख सकते हैं तांबा और टीन के मिश्र धातु। लोह युग की बात करूँ तो जब औजार व हथियारों में लोह का इस्तेमाल किया जाता था साथियों, तो ये आपको याद रखना।
इसके आगे देखें आप, तो यहाँ पे जो इसके पहली कैटेगरी आ रही है पाषाण युग। तो पाषाण युग की बात करें तो इतिहास का वह काल जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरण के लिए पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना और पत्थरों से आग को पैदा करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं पाषाण युग में हो चुकी थी। पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तीनों में अलग अलग आविष्कार होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है 110%, साथ ही याद रखिएगा। तो जैसे कि पहला है इसमें पूरा पाषाण काल, तो इसका समय है 25 से 20 लाख साल से लगभग और 12 साल पूर्व तक का समय इसमें दे रखा है साथियों। 20 लाख साल से वर्ष से 12,000 साल वर्ष पूर्व तक का समय दे रखा है। इसमें औजार की बात करें तो हाथ से बने हुए औजार अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में क्या क्या था? तो भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, सुई, गदा, इसका आविष्कार हो चुका था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। भाला, कुल्हाड़ी, धनुष का। अगला दे रखा है इसके जीवन का क्या आधार था इस समय? तो शिकार करना ही जीवन का आधार था। जीवन यापन कैसे करते थे लोग? तो अस्थायी जीवन शैली थी, जैसे कि कोई गुफा में निवास करता था, अस्थायी झोपड़ियाँ थी, मुख्यतः नदी एवं झीलों के किनारे लोग रहते थे। आविष्कार की बात करें तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। तो यहाँ से ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। समाज तो 24 से 100 लोगों का एक समूह एक साथ रहता था। तो ये आपको याद रखना है। धर्म की बात करें तो इस समय कोई धर्म नहीं था। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरी कैटेगरी आती है यहाँ पर मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल का जो समय है 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पूर्व तक का है। इस युग को लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। औजार की बात करें तो हाथ से बने हुए औजार, ठीक है, जैसे कि धनुष, तीर, मछली का शिकार करना, भंडार के औजार, तो ये सभी का आविष्कार हो चुका था। यहाँ पे शरण स्थल की बात करें, रहने की बात करें तो अस्थायी जीवन शैली थी, गुफा, अस्थायी झोपड़ियाँ, नदी, झीलों के किनारे, तो सेम वही है आपका। समाज की बात करें तो कबीले एवं परिवार का एक समूह रहता था। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तीसरा जो आता है आपका वो है नवपाषाण काल। इसका समय 10,000 से लेकर 3,300 ईसा पूर्व तक है। इस काल में मानव कृषि करना सीख चुका था। तो ये आपको याद रखना है। औजार की बात करें तो हाथ से बने अथवा औजार थे साथियों, चीसल, लकड़ी एवं पत्थर छीनने के लिए। खेती में प्रयुक्त होने वाले औजार, मिट्टी के बर्तन, तो इस सभी का आविष्कार हो चुका था। जीवन का आधार क्या था इस समय साथियों? तो खेती, शिकार करना, ये सभी जो थे जीवन का आधार हो चुका था नवपाषाण काल में, क्योंकि व्यक्ति समझ चुका था कि उसे अपना जीवन किस तरह से जो व्यतीत करना है। शरण स्थल तो खेतों के आसपास बसी छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे, यानी गाँव बस चुके थे। आविष्कार की बात करें तो पहिए का आविष्कार हो चुका था नवपाषाण काल में। समाज कबीले के रूप में विकसित हो चुका था, याद रखना है। देखिए पहले की बात करूं आपसे मैं पूरा पाषाण काल में, तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल की बात करें साथियों तो पहिए का आविष्कार हो चुका था। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर है इतना? चलिए इसमें आपने एक चीज़ आई थी कांस्य युग। तो कांस्य युग के बारे में देख लीजिए साथियों। ये कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तांबे एवं टीन के साथ मिश्र धातु कांस्य का इस्तेमाल किया था। तो ये विज्ञान का प्रश्न भी याद रखना है। कांस्य युग की विशेषता क्या थी कि मनुष्य शहरी सभ्यताओं में बसने लगा और इसी के कारण विश्व की कई जगहों में पौराणिक सभ्यताओं का विकास हुआ। विभिन्न सभ्यताओं में अलग लिपियों का विकास हुआ, जिनकी मदद से आज के पुरातत्व शास्त्रियों को उस युग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हासिल होते हैं। औजार की बात करें तो तांबे का आविष्कार, कांसे के औजार, मिट्टी के बर्तन, ये सभी बनना यहाँ पर शुरू हो चुका था। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो खेती, पशुपालन, हस्तकला और व्यापार, यहाँ से लोग जो है अपना व्यापार करते थे, अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए। चलिए तो आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना गया है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और दूसरा है वैदिक काल, यानी कि वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात करें तो विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है। हड़प्पा सभ्यता जो है मिस्र, मेसोपोटामिया एवं चीन की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन की सभ्यता थी, क्योंकि ये उस समय विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। तो याद रखना है। उसके आगे आपको दे रखा है यहाँ पर साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी दिया, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल
कालीबंगन, बनवाली, रंगापुर, धोलावीरा गुजरात, राखीगढ़ हरियाणा इसके प्रमुख केंद्र हुए साथियों, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसी के आगे देखते हैं। चलिए इसी के आगे दे रखा है कि इन सभी क्षेत्रों में भी सभ्यता के अवशेष मिले जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा को होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम भी देना अधिक उचित मानते हैं। इसका विकास सिंधु और हड़प्पा के किनारे हुआ, प्राचीन सरस्वती से बोला जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस के प्रयोग के कारण इसे कांस सभ्यता भी कहा जाता है और इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। भिरराणा हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक छोटा सा गाँव है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने दिसंबर 2014 के शोध से पता किया कि सिंधु सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है वैदिक काल। तो सिंधु सभ्यता के शहरों और प्रशासनिक व्यवस्था के पतन के बाद भारत में एक बार फिर से ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ, जिसके प्रवर्तक आर्य थे। कौन थे साथियों? आर्य थे। और आर्यों के बारे में बताया, कई विद्वानों ने बताया कि अलग अलग जगह से आए। जैसे मेसिकुलर एक थे, उन्होंने कहा था कि मध्य एशिया से आए। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि ये उत्तर से आए हैं। ठीक है साथियों, तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको यहाँ पर जो है याद रखनी है। आगे देखिए, जिसे वैदिक सभ्यता नाम दिया गया। यह सभ्यता प्राचीन भारत की सभ्यता है। वैदिक काल 1500 से लेकर ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक का समय है। इस काल को वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में वेदों की रचना हो चुकी थी और यह सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी। वेदों की रचना वेद व्यास ने उत्तराखंड में की थी, तो याद रखना है। वेद व्यास का पूरा नाम था साथियों महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास, तो ये भी आपको याद रखना है। आर्य प्रवर्तक होने के कारण यह सभ्यता आर्य सभ्यता भी कही गई तथा इस काल के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत जो है वेद हैं। अतः इसे वैदिक सभ्यता भी या वैदिक संस्कृति भी कहा गया। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी भिन्न थी। सामान्यतः यह माना जाता है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने हड़प्पाई नगरों को नष्ट किया वे आर्य ही थे। यानी ऐसा कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको नष्ट करने वाले आर्य लोग ही थे, ये वहाँ से चले गए थे, तो ऐसे बोला जाता है। और एक कारण बाढ़ भी बोला जाता है साथियों कि बाढ़ आने से भी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई थी। आगे दे रखा है कि ऋग्वेद में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को दास दस्युओं का नाश करने वाला कहा गया। दास दस्यु यानी कि उन रहने के स्थान को नष्ट करने वाला। ऋग्वेद में दास दस्युओं यानी हड़प्पाई लोगों के पूर्व यानी कि रहने का स्थान का भी वर्णन किया गया है। इन पूर्वों का विनाश इंद्र ने किया था, जिसके कारण इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ में आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है साथियों कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वेदिक काल और दूसरा है आपका उत्तरवैदिक काल। ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत सारे वेद वगैरह ऋग्वेद से संबंधित चीज़ें आती है साथियों, ठीक है, इसके अंतर्गत। और बाकी के जो वेद हैं 3 वेद वो बाकी इस उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं साथियों, ठीक है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियो को आप देख लीजिए। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।